केबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर पैनल में लगे ऑक्सीजन के मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। अपना नाक और मुंह ढक ले और सांस लेते रहे। अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो आपने ये अनाउंसमेंट जरूर सुनी होगी, या अगर आप एयर ट्रैवल करते हो तो आपने अनाउंसमेंट जरूर सुनी होगी। तो क्या है ये मास्क और ये क्यों नीचे आने पड़ेंगे और क्यों ऑक्सीजन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? थोड़ा बेसिक समझते हैं। एयर ट्रैवल जब आप करते हो तो एयरक्राफ्ट इज क्रूजिंग एट द हाइट ऑफ 30,000 फीट, 32,000 फीट। अब आपको पता है कि उस हाइट पे यानी कि हाई अल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन का प्रेशर भी इंस्पायर्ड एयर में और अल्वियोलस में कम होगा, और उस वजह से ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड कम होगा। ये एक्सपेक्टेड है। इसे कैसे डील कर सकते हैं? या तो ऑक्सीजन मास्क जिसमें आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हो, लेकिन अभी एयर ट्रैवल जो 2-3 आवर्स 4 आवर्स चलने वाला है, पूरे ट्रैवल में मास्क लगा के बैठना इज नॉट प्रैक्टिकल ना। तो दूसरा तरीका क्या है? डिलीवर द एयर अंडर हाई प्रेशर। ये दूसरा तरीका है ऑक्सीजनेशन को मेंटेन रखने का, और इसलिए केबिन्स आर प्रेशराइज्ड। केबिन को प्रेशराइज किया मतलब एयर और ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो अल्वियोलस में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा और ऑक्सीजनेशन जो है ब्लड को रूटीनली नॉर्मली होता रहेगा। तो ये दो तरीके हैं। नॉर्मली दे स्टार्ट विथ वन कि केबिन को पहले से प्रेशराइज करते हैं, और अगर किसी वजह से केबिन प्रेशर लॉस हो गया तो ऑक्सीजन का मास्क। ये मुझे बताना था आपको कि इस वीडियो का शीर्षक है ऑक्सीजन थेरेपी। और क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी दो तरीके से दी जाती है, एक तो मास्क के जरिए 100% ऑक्सीजन, या फिर हाइपरबारिक ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर, इसलिए मैंने इस अनाउंसमेंट का सहारा लिया। थोड़ा और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जस्ट ऐड कर दूं इसमें। कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स यूजुअली क्रूज एट अ लेवल ऑफ 30,000 फीट। उस अल्टीट्यूड पे वो क्रूज करते हैं नॉर्मली, जनरली। और केबिन इज प्रेशराइज टू एन इक्विवेलेंट ऑफ अराउंड 6,000 फीट। यानी आप उस हाइट पे हो, केबिन पहले से प्रेशराइज किया होता है, और जो प्रेशर होता है केबिन का, इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर एट द 6,000 फीट। ऑल राइट। एंड वैसे देखा जाए तो एट द अल्टीट्यूड ऑफ 30,000 फीट द PO2, मैं एयरक्राफ्ट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, एट 30,000 फीट द PO2 in the inspired air will be in the range of 120 mm of Hg, और उसकी वजह से alveolar PO2 will be in the range of 53 to 64 mm of Hg। ओके, ये तो नॉर्मल alveolar PO2 से हाफ है। नॉर्मल alveolar PO2 100 to 104 के रेंज में होता है, तो ये आधा ही है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो जाता है, हाइपोक्सिक कंडीशन है तो O2 सैचुरेशन भी कम होता है। अब हेल्दी पीपल तो इसको टॉलरेट इतने को भी कर सकते हैं, O2 सैचुरेशन उनका काफ़ी हद तक मेंटेन रह जाता है, और प्लस प्रेशराइज्ड केबिन, सो इट फर्दर हेल्प्स। तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब अपने वीडियो की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी एंड ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ये इस वीडियो का टाइटल है। और यूनिवर्सिटी में ये सवाल पूछा जाने की सूरत पर 3 पॉइंट्स में आपको इसका आंसर लिखना होगा। इंडिकेशंस एंड यूजफुलनेस, यानी ऑक्सीजन आपको कब एक्स्ट्रा देना पड़ता है एज ऑक्सीजन थेरेपी। उसके बाद प्रोसीजर कि एक्चुअली कैसे दिया जाता है, और तीसरा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अच्छा, मैं जरा भी एक मोमेंट के लिए भी नहीं कह रहा हूं कि वो ऑक्सीजन मास्क जो आते हैं प्लेन में उसकी वजह से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 8-10 घंटे तक कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन चलता रहा तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज इंडिकेशंस। तो जैसा कि मैंने कहा कि या तो आप 100% ऑक्सीजन देते हो बाय फेस मास्क, या फिर हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हो, यानी बार मतलब प्रेशर, सो हाइपरबारिक मतलब ऑक्सीजन गिवन अंडर हाई प्रेशर। तो दोनों के इंडिकेशंस अलग अलग है। 100% ऑक्सीजन बाय मास्क
or by nasal cannula can be useful. It is useful in the hypoxic conditions of various etiologies. किसी भी वजह से, जैसे हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, आपको पता है हाई अल्टीट्यूड में ये लोग जब फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे लद्दाख में या ऐसे हाइट्स पे जाते हैं, तो दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स सो दैट वो हाइपोक्सिया से डील कर सके और हाई अल्टीट्यूड सिकनेस को प्रिवेंट किया जा सके। उसके अलावा COPDs है, ब्रोंकियल अस्थमा, और उसका सीवियर अटैक, स्टेटस अस्थमेटिकस, तो इन सारी कंडीशंस में आप 100% ऑक्सीजन दोगे बाय मास्क। और दूसरा तरीका है ऑक्सीजन बढ़ाने का, वो है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल सेटिंग्स इसको अप्रूव नहीं करते, लेकिन चलिए थियोरेटिकली समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसमें आप हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हो। क्यों देते हैं, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे उसको। गैस गैंग्रीन, देखो वो जो गैस गैंग्रीन करने वाला जो माइक्रोब है ना, वो एनेरोब है, तो वो हाई PO2 वाले, हाई ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और इसलिए गैस गैंग्रीन में देते हो। उसके अलावा ट्रीट द डीकॉम्प्रेशन सिकनेस, जो नाइट्रोजन के वजह से होता है, या रेडिएशन इंड्यूस्ड टिश्यू इंजुरी, किसी भी तरीके की इंजुरी जो थोड़ी सीवियर हो या हीलिंग अगर स्लो होता हो, तब आप हाइपरबारिक ऑक्सीजन देने के बारे में सोचते हो। जैसे कि डायबिटिक लेग अल्सर्स या एनी अदर वुंड जिसमें कि हीलिंग स्लो है, उसमें आप हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हो। ओके, और एक रेस्क्यू ऑफ स्किन फ्लैप्स और ग्राफ्ट्स। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको, जैसे कि बर्न हुआ और उसके बाद आप स्किन ग्राफ्ट करने वाले हो उस एरिया में, होता ये है कि वो जो स्किन का फ्लैप होता है जो आप उसको मतलब लगाने वाले हो वहाँ पे, तो फ्लैप या ग्राफ्ट का जो वैस्कुलराइजेशन होता है, उसका ब्लड सप्लाई, वो मार्जिनल होता है, मार्जिन्स को होता है, और सेंटर में कम होता है। तो क्या होगा, ग्राफ्ट माइट फेल, ओके, वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, और इसलिए जल्दी जल्दी वैस्कुलराइजेशन बढ़ाने के लिए भी आप हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हो। तो रेस्क्यू द स्किन फ्लैप्स एंड ग्राफ्ट्स। ये हमने देखा कि ऑक्सीजन कहाँ यूजफुल है। चलिए ये भी देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। जैसे कि हाइपोपरफ्यूजन, सीधी बात है, अगर टिश्यूज को परफ्यूजन ही कम हो रहा है, सर्कुलेटरी शॉक या ऐसी कोई कंडीशन है, तो उसमें ऑक्सीजन इतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि टिश्यूज को ब्लड ही नहीं सप्लाई हो रहा ठीक से, तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। तो हाइपोपरफ्यूजन, अनीमिक हाइपोक्सिया, इसमें भी कई बार उतना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि सीवियर अनीमिया खास करके कि हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है, तो फिर आप ऑक्सीजन दोगे तो भी हीमोग्लोबिन इतना कम है कि वो कैरी नहीं कर पा रहा। इसमें भी यूजफुल मतलब कम यूजफुल है ऑक्सीजन देना। और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ये तो सीधी बात है, अगर टिश्यूज आर पॉइजन्ड, दे कांट यूज ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन एक्स्ट्रा देके फायदा क्या। तो इन कंडीशंस में ऑक्सीजन थेरेपी इज यूजलेस। ओके, हमने देखे इंडिकेशंस कब देते हैं, अब देखेंगे एम। एम मतलब गोल ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी, कि भाई आप ऑक्सीजन अब देने का आपने डिसाइड किया, लेकिन कितना दोगे, कितने टाइम के लिए दोगे, वो डिसाइड होगा एक एम, कि आपको ये अचीव करना है, उस तक आपको ऑक्सीजन देना है। सो व्हाट इज द एम। 100% ऑक्सीजन जो है उसका एम जनरली होता है मेंटेन दी सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन। कई बार सैचुरेशन जो है वो 70% या उससे भी कम हुआ होता है, तो सैचुरेशन बढ़ाने के लिए और उसको 90% से ऊपर लाके 93% के आसपास रखने के लिए, मतलब आप वो होने तक आप ऑक्सीजन दोगे, 100% ऑक्सीजन दोगे। और एम ऑफ द हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या है, ये थोड़ा सा अलग मामला है और इसे समझना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दे के समझे। वैसे तो हाइपोक्सिया है, आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है, सैचुरेशन बढ़ाना है, PO2 बढ़ाना है। ऊपर मैंने कहा सैचुरेशन बढ़ाना है, यानी हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ाना है। यहां हाइपरबारिक ऑक्सीजन में मैं कह रहा हूं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाना है इन द प्लाज्मा। ओके, तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सी, ऑक्सीजन is transported in two forms, 97% combined with hemoglobin and 3% very less in the dissolved state in the plasma. इन दो तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है टू द टिश्यूज। ठीक, और टिश्यूज को सर्वाइव होने के लिए कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए इन द आर्टेरियल ब्लड? 6 ml ऑक्सीजन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन एवरी 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड। यानी इतना पहुंचना चाहिए, मिनिमम इतना पहुंचना चाहिए अप टू द टिश्यूज, तब टिश्यूज सर्वाइव हो सकती है। ओके, अब ये 6 ml जो है, जो पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाओ आप, मतलब पूरा 6 का 6 ml हीमोग्लोबिन के साथ जाने दो, या पूरा 6 का 6 ml फ्री इन द डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा ऐसे जाने दो, या 3 ml ऐसा जाने दो। 6 ml मिनिमम आपको पहुंचाना है, 6 या 6 से ज्यादा, 6 इज मिनिमम। ठीक है, अब सोचो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या हुआ है? पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बैठा है, 200 गुना ज्यादा एफिनिटी है। तो अब हीमोग्लोबिन हमारे लिए टेम्पररीली यूजलेस है, और इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन हम किस दूसरे तरीके से पहुंचा सकते हैं टिश्यूज तक? बोलो, हीमोग्लोबिन, और दूसरा क्या था? प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड O2 कंटेंट इन द प्लाज्मा। ओके भाई, किसी भी तरीके से आपको 6 ml पहुंचाना है। अब हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचा सकता, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बैठा हुआ है। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचा सकता, वो ब्रैकेट अब 0 हो गया। बचा कौन? फ्री ऑक्सीजन, मतलब डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा वाला। वो पहुंचा सकता है ना ऑक्सीजन। कितना पहुंचाना है? एटलीस्ट 6 ml इन एवरी 100 ml प्लाज्मा। प्लाज्मा जितना पहुंचाएगा वही होल ब्लड का ऑक्सीजन होगा इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो 0 हो गया ना, वो नहीं पहुंचा सकता। तो 6 ml पहुंचाना है। आपको पता है नॉर्मली हमारा PO2 इन द प्लाज्मा कितना होता है? 100 mm ऑफ Hg, और उस PO2 में नॉर्मली कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व होके जाता है इन द प्लाज्मा? 0.3 to 0.4 ml is dissolved in every 100 ml plasma. नॉर्मली 0.3-0.4 ml, ओके, इतना ही ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमें कितना ट्रांसपोर्ट करवाना है? 6 ml। कैसे करना पड़ेगा? तो डिसॉल्व्ड O2 कंटेंट इज इक्वल टू, इसे याद रखना पड़ेगा आपको, डिसॉल्व्ड O2 कंटेंट इन द प्लाज्मा इज इक्वल टू PO2 into solubility coefficient. PO2 in the plasma into solubility coefficient for oxygen. Solubility coefficient हमको ऑलरेडी पता है, और वो फिक्स्ड वैल्यू होती है। 0.003 ml of oxygen is dissolved in every 100 ml plasma per mm of Hg of PO2। यानी अगर PO2 1 mm Hg है तो 100 ml प्लाज्मा में 0.003 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। अगर PO2 2 mm of Hg है तो 100 ml प्लाज्मा में 0.006 ml डिसॉल्व होगा ऑक्सीजन। अगर PO2 3 mm of Hg है तो 100 ml प्लाज्मा में 0.009 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा। करेक्ट? तो आपको PO2 इतना बढ़ाना पड़ेगा कि 100 ml प्लाज्मा में 6 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो कितना चाहिए पता है आपको? PO2 2000 mm of Hg। इतना PO2 आपको अचीव करना पड़ेगा इन द प्लाज्मा, सो दैट प्लाज्मा में 6 ml ऑक्सीजन के आसपास उतना अमाउंट डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द टिश्यूज। और 2000 mm of Hg इतना PO2 प्लाज्मा में अचीव करने के लिए आपको देना पड़ता है 100% ऑक्सीजन एट 3 atmospheres फॉर ए सर्टेन टाइम, लेट्स से हाफ एन आवर, 1 hour और सो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, रॉन्गली सोचते हैं कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन अब इसलिए दे रहे हो
कि हाई प्रेशर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट होगा फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को हटा देगा फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। जिसकी 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी है टू हीमोग्लोबिन कंपेयर टू ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन दो तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से डिस्प्लेस किया जाएगा, मुश्किल है। तो वो एम या रीजन नहीं है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड इवेंचुअली धीरे धीरे निकल जाएगा, उसका हाफ लाइफ है और इवेंचुअली वो डिसोसिएट होकर निकल जाएगा, लेकिन तब तक आपको टिश्यूज को सर्वाइव्ड रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन देना पड़ेगा। वो दिया जाता है हाइपरबारिक ऑक्सीजन से। तो ये होगा एम, और ये आप वॉच करोगे कि ऑक्सीजन इतना पहुंचा कि नहीं पहुंचा इन द प्लाज्मा। ओके, तो ये है एम ऑफ गिविंग ऑक्सीजन। अब देखते हैं प्रोसीजर कैसे देते हैं। इनिशियली गिवन बाय फेस मास्क और द नेजल कैन्युला, ये आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में। इनिशियली स्टार्ट विथ 40% और 60% बाय द फेस मास्क। अब ये 50%, 40%, 60% का क्या है? बेसिकली देखो, हम जब एयर इंस्पायर करते हैं तो उसमें 20% ऑक्सीजन मिलता है। मतलब क्या, आप जितना भी एयर इंस्पायर कर रहे हो उसका 20% पार्ट ही, 1/5 वॉल्यूम इज ऑक्सीजन। तो इतने एयर में से उसका सिर्फ 20% ही यूजफुल होता है नॉर्मली। ओके, अब हमको ऑक्सीजन बढ़ाना है, पेशेंट में बढ़ा के देना है, तो आप दोगे मास्क से 40% या 60% स्टार्टिंग। मतलब क्या होगा, टेक्निकली स्पीकिंग आपने 2 गुना या 3 गुना ऑक्सीजन दिया पेशेंट को। ओके, क्योंकि वो हाइपोक्सिक है। 100% ऑक्सीजन देना मतलब क्या, मतलब वो मास्क से सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जाएगा। ओके, ये तो मिक्सचर होगा, 60% ऑक्सीजन और बाकी दूसरा नॉर्मल गैस होगा, अपना नाइट्रोजन होगा या दूसरा गैस होगा। लेकिन 100% ऑक्सीजन मतलब मास्क में से सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जा रहा है। ओके, वो 100%, तो वो 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन कंपेयर टू जो हम नॉर्मली एयर ब्रीथ करते हैं उससे 5 गुना ऑक्सीजन आप बढ़ा के दे रहे हो। ओके, जब 100% देते हो तब। ओके, और इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री एंड एबीजी। मैं कह रहा था ना एम, तो आप दे रहे हो ऑक्सीजन और साथ साथ आपको पल्स ऑक्सीमेट्री यानी हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन आया कि नहीं ऊपर, वो देखना होगा। और एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस भी कॉन्स्टेंटली देखना होगा, सो दैट यानी O2 PO2 लेवल कितनी आ गई और परसेंट सैचुरेशन कितना हीमोग्लोबिन के साथ, ये सब आपको देखते रहना पड़ेगा। ओके, व्हाइल यू आर गिविंग द ऑक्सीजन। ऑल्सो कीप अ वॉच ऑन हाइपरकैप्निया। ये जो पेशेंट्स है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से ये पेशेंट है, इसका मतलब उनमें हाइपोक्सिया तो है और साथ साथ क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी बढ़ा हुआ हो सकता है, हाइपरकैप्निया, तो उसके ऊपर भी आपको वॉच रखना पड़ता है। ओके, अब मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्लिनिकल सिचुएशन बताने जा रहा हूं, इसको भी ठीक से समझना होगा। इन सम पेशेंट्स ऑफ सीवियर क्रॉनिक COPD और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्यूर, दे डेवलप एबनॉर्मल टॉलरेंस टू रेज्ड PaCO2। इसे जरा ठीक से समझना। कुछ पेशेंट्स में CO2 जो है वो कंसिस्टेंटली हाई है, काफी हाई है और बहुत समय से ज्यादा चल रहा है। अब आपको फिजियोलॉजी में ये तो आपको पता है कि ऑक्सीजन और हाइपोक्सिया is a stimulus for peripheral chemoreceptors, यानी हाइपोक्सिया stimulates the peripheral chemoreceptors and that drives the ventilation, stimulates the ventilation. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? It stimulates the central chemoreceptor in the medulla and thereby stimulates the ventilation. ये दो चीजें हैं। अब इन पेशेंट्स में क्या हुआ होता है कि कंसिस्टेंटली हाई कार्बन डाइऑक्साइड रहने से वो जो कीमो रिसेप्टर्स है ना मेड्यूला के, वो अपनी सेंसिटिविटी खो चुके होते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, लेकिन वो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर इन द मेडुला उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा। ओके, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट स्टिमुलेट एंड ड्राइव द वेंटिलेशन। और इसका मतलब ये होता है कि these patients they have to now depend on the hypoxic stimulation of peripheral chemoreceptor and hypoxic stimulation of ventilation। तो ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि पेशेंट हाइपोक्सिक है, आप ऑक्सीजन देने वाले हो उसे ट्रीट करने के लिए, मतलब वो हाइपोक्सिया करेक्ट करने के लिए, लेकिन आप चाहोगे कि कुछ हाइपोक्सिया बना रहे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब काम नहीं कर रहा उनके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पे, या रादर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर उसे सेंस नहीं कर पा रहा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बचा कौन सा स्टिमुलस? हाइपोक्सिक स्टिमुलस। तो हाइपोक्सिक स्टिमुलस चलता रहना चाहिए। इसके लिए आप इन पेशेंट्स में, बिकॉज दे मे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन हाइपोक्सिक ड्राइव टू ब्रीथ, वही एक तरीका, वो एक स्टिमुलस बचा हुआ है। तो सिर्फ इन पेशेंट्स में आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन दोगे ऑक्सीजन का, यानी 24 to 48% बाय वेंचुरी मास्क। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझनी पड़ेगी कि पैराडॉक्सिकली पेशेंट हाइपोक्सिक है और आप उसका हाइपोक्सिया रेक्टिफाई कर रहे हो बाय गिविंग ऑक्सीजन, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि वो हाइपोक्सिया कुछ हद तक बना रहे। ओके, उसके अलावा कार्बोजेन होता है, 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर होता है ये। तो वो क्यों है? दूसरे सारे पेशेंट्स में, अब मैं वो वाले पेशेंट्स हो गए जहां पे वो CO2 सेंसिटिविटी लॉस्ट है, जिनमें CO2 सेंसिटिविटी अभी है, तो उसमें आप मिक्सचर में 5% कार्बन डाइऑक्साइड देते हो। ओके, तो ऑक्सीजन भी दिया है काफी हद तक, और कार्बन डाइऑक्साइड just good enough to stimulate the central chemoreceptor. All right. 100% oxygen at 1 atmosphere may be tolerated up to 8 hours. 8 घंटे तक आप ये 100% ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे सकते हो। अच्छा, हाइपरबारिक का जस्ट मैंने मेंशन किया, हाइपरबारिक मतलब अंडर हाई प्रेशर। तो अभी हम सी लेवल पे है, तो वी आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन एंड एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 20% ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आप कितना बढ़ा सकते हो? 100% ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो 5 गुना ज़्यादा हो गया, या 100% ऑक्सीजन एट 2 एटमॉस्फेयर्स या 3 एटमॉस्फेयर्स। ओके, तो इस तरीके से आप ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकते हैं। ओके, 100% O2 फॉर मोर देन 8 आवर्स विल कॉज, अब प्रॉब्लम होना शुरू होगा। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप 100% ऑक्सीजन दे रहे हो तो सबस्टर्नल डिस्ट्रेस, थोरैसिक केज में, नेजल कंजेशन एंड सोर थ्रोट। देखो, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक जो लोकल है, यानी लंग्स में, नाक में, रेस्पिरेटरी पैसेज में, और दूसरी नॉन पल्मोनरी। ओके, 100% ऑक्सीजन at 2 to 3 atmospheres may be tolerated without any symptoms up to 5 hours. ओके, तो ये टॉलरेट आप कर सकते हो। अब देखते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्यों होती है? बहुत लंबे समय तक आपने इतना हाई ऑक्सीजन लेवल दिया तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है, सुपर ऑक्साइड अनायन, H2O2, ये सब, और वो टॉक्सिसिटी का कारण है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से क्या क्या होता है देखिए, लोकली ब्रोंकियोलर एंड अल्वियोलर मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन, एक तो इन्फ्लेमेशन, दूसरा पल्मोनरी इडिमा, अटिलेक्टेसिस, फाइब्रिन फॉर्मेशन एंड लंग कंसोलिडेशन। अब ये क्यों होता है? तो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती है, उनकी वजह से बहुत सारे जो स्ट्रक्चर रिपेयर करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो डैमेज शुरू होता है और रिपेयर नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें होती है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टन सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये भी रीजन है टॉक्सिसिटी का। और फिर नॉन पल्मोनरी साइड इफेक्ट्स क्या है? वो है मेनली सीएनएस में। अब देखो, बात यह है कि फ्री रेडिकल्स जो है ना, वो करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पूफा,
फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं ये। और आपको पता है नर्व मेम्ब्रेन्स वेरी हाई फैटी कंटेंट होता है उनमें। एक तो सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर माइलिन, वेरी हाई फैट कंटेंट। तो उसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स आर मेनली डैमेजिंग टू द सीएनएस। डैमेजिंग मतलब शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी दिखती है। क्या है? तो कन्वल्जन्स, कोमा, ये सारी चीजें हो सकती है। बेसिकली एट 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर 100% ऑक्सीजन दिया तो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी में डेवलप इन 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर। और अगर 6 एटमॉस्फेयर में दिया तो कुछ ही मिनटों में कन्वल्जन्स और कोमा हो सकता है। ओके, तो क्या होता है उसमें? मसल ट्विचिंग, मसल के ट्विचेस, टिनिटस, रिंगिंग इन द ईयर्स, सीएनएस के सारे मैनिफेस्टेशंस, डिजीनेस, कन्वल्जन्स एंड कोमा। फाइनली एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी मेंशन्ड है, वो बता दूं। इन्फेंट्स विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कई बार नियोनेट जो न्यूबॉर्न बेबी है और सरफैक्टेंट नहीं है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। अब आपको जल्दी जल्दी एग्रेसिवली ट्रीट करना है तो आप देते हो हाइपरबारिक ऑक्सीजन, लेकिन उसमें एक तो डेवलपमेंट ऑफ लंग सिस्ट्स एंड डेंसिटीज यानी लोकल मैनिफेस्टेशंस, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, और दूसरा रेटाइना में या विट्रियस ह्यूमर में कुछ एक न्यू फॉर्मेशंस। तो नाम है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लाजिया, ए कॉमन साइड इफेक्ट सीन विथ हाइपरबारिक ऑक्सीजन इन नियोनेट्स। ओके, लेंस के पीछे कुछ फाइब्रस ग्रोथ या वैस्कुलर ग्रोथ, रेट्रोलेंटल, लेंस के पीछे फाइब्रोप्लाजिया। तो बेसिकली होता क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ओपेक वैस्कुलर टिश्यू इन द ऑक्यूलर मीडिया। जैसे विट्रियस ह्यूमर में नॉर्मली देखो ये सारे ऑक्यूलर मीडिया है वो ट्रांसपेरेंट है, ओके, तभी तो लाइट रेज पहुंचते हैं रेटाना तक। लेकिन हाइपरबारिक ऑक्सीजन देने पर ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हो जाती है और उस वजह से ऑक्यूलर डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, विजन के डिफेक्ट्स। और एक और इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट इसके साथ साथ रेटाइना में। देखो नॉर्मली क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी में धीरे धीरे रेटाइना उसका सेंसिटिव होने वाला है, डेवलप होने वाला है। मतलब फोटो रिसेप्टर्स जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटाइना से पेरीपेरी में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, वो ग्रो होते हैं लाइक दिस फ्रॉम सेंट्रल टू द पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटाइना। और जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो दे पुल देयर ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड वेसल्स उनके साथ साथ डेवलप होती है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। तो नॉर्मली ब्लड वेसल्स जो है यानी वैस्कुलर सप्लाई टू द रेटाइना डेवलप्स इन अ वेरी ऑर्डरली फैशन आफ्टर द बर्थ इन द न्यूबॉर्न बेबीज। लेकिन अगर आप इसको हाइपरबारिक ऑक्सीजन देना चाह रहे हो, देते हो, तो होता क्या है कि फोटो रिसेप्टर्स बहुत रैंडम जगह पे डेवलप होना शुरू होते हैं, यानी वो ग्रो करते हैं, और उस वजह से ब्लड सप्लाई, वैस्कुलर टिश्यू भी थोड़ी हैफेजार्ड डिसऑर्डरली फैशन में ग्रो होना शुरू होती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन दी विजुअल डिफेक्ट्स। तो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लाजिया का ये एक एक्सप्लेनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, इस तरीके से आप कह सकते हो। So this is about the hyperbaric oxygen and its side effects. So hyperbaric oxygenation should not be given at a stretch for more than 5 hours. 5 घंटे से ज़्यादा तो आप दे ही नहीं सकते, and not more than 3 atmospheric pressure. तो ये है आपका अपर लिमिट। और बाकी आपको याद रखना होता है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पड़े हैं, उसको प्रॉपरली मेंटेन करो, प्रॉपरली उसकी स्टेंसिल से मार्किंग करो, नहीं तो फायर कैच कर सकते हैं या एक्सप्लोजन्स। तो ये है ऑक्सीजन से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो ऑक्सीजन थेरेपी इसेंशियल है, लेकिन किस तरीके से देनी है एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ये भी मालूम होना ज़रूरी होता है।